सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 किरण प्रकाश की इसके अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर में हमने इसी को छोड़ा था। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण में संबंध, इस चीज को हम स्थापित करेंगे। ठीक है ना। यानी हम सीखेंगे कि पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है, ये हमारे लिए आज यहाँ पर सीखना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो ये मान लीजिए ये हमारा कोई दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। ये मान लीजिए नीचे सघन माध्यम है, ठीक है ना। और ऊपर वाला कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और ये प्रकाश किरण ऐसे क्रांतिक कोण पर आ रही है। क्रांतिक कोण पर तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर आती है तो 90 अंश पर चली जाती है। ठीक है ना। ये होता है। तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई अपन लिख देते हैं कि माना एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है। ठीक है ना। कहां से कहां आती है बच्चों? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है। यदि इसका आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल के नियम से कल हमने पढ़ा था, क्या बताया था उसने कि पहले माध्यम पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? स्नेल के नियम से सघन के सापेक्ष विरल का निकलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। के नियम से सघन के सापेक्ष, क्योंकि विरल यहाँ पर दूसरा होगा, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसको ध्यान दे लें। तो याद रखना किसके सापेक्ष किसका है? 1 माने अभी निकला है सघन के सापेक्ष किसका? विरल का। तो 1 यहाँ पर दूसरा विरल है और पहला क्या है? सघन है। तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन I बटे साइन R। याद रखना यहाँ पर वह सघन से कहा जा रही है? विरल में। तो सघन यहाँ पर एक पहला माध्यम हो गया, विरल यहाँ पर दूसरा हो गया। तो यहाँ पर विरल का निकलेगा सघन के सापेक्ष, है ना, साइन I बटे साइन R। अब इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि 1n2 इक्वल टू होता है 1/2n1, ये होगा भाई 1n2 इक्वल टू 1/2n1। यही होता है नहीं होता है? हाँ होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2n1। यानी अब ये किसका निकल आया? अब ये 1/2n1 होता है 1n2 के बराबर। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन I बटे साइन R, ऐसे होगा ना। अब दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दो, तो इसलिए 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन R बटे साइन I8। क्लियर है? हाँ क्लियर। क्या 1n2 इक्वल टू साइन I बटे साइन R। तो 1/1n2 इक्वल टू 1/2n1 होता है। उत्क्रमणिकता का सिद्धांत पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पर 1/2n1 इक्वल टू साइन I बटे साइन R। इसको मैं दोनों पक्ष को मैंने व्युत्क्रम कर दिया, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा। तो 2n1 इक्वल टू साइन I बटे साइन R।
तो 2n1 बन क्या था, सघन माध्यम, तो ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकल आया, ठीक है ना। अब यदि I इक्वल टू आई सी हो, तब R इक्वल टू 90 होगा, मतलब यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं अपन, यदि आपतन कोण किसके बराबर हो, क्रांतिक कोण के बराबर हो, अर्थात यदि I इक्वल टू आई सी, तब R इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। तो इसमें लिखो, तो यहाँ पर 2n1 इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 अपॉन साइन आई सी, ठीक है ना, साइन आई सी। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2n1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी, ठीक है ना। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लियर है ना। तो यहाँ से ये क्या है, माध्यम का अपवर्तन निकल आया, ठीक है ना, साइन आई सी। इस प्रकार माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, या मैं इसी को सीधा यहाँ लिख देता हूँ, या n इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन n1, मतलब 1 क्या है, सघन माध्यम, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो गया 1 अपॉन साइन आई सी, या मैं इसके ऐसा लिख देता हूँ 1/साइन बराबर होता है कोसेक आई सी, ऐसा लिख दूँ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की व्युत्क्रम ज्या के बराबर होता है, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो ये संबंध है। तो पुआंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था मुझे अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। तो क्या निकला हमारा संबंध कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की व्युत्क्रम ज्या के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध देखिए क्या है, माना एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है, याद रखना सघन पहला है, विरल दूसरा है। तो यदि इसका अपवर्तन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल का नियम लगा दो, तो स्नेल के नियम से सघन के सापेक्ष विरल का निकलेगा, क्योंकि विरल 2 है, अपवर्तनांक 1n2 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, या इसको 1/1n2 इक्वल टू 1/2n1, तो इक्वल टू साइन आर आई बटे साइन आर, इसको व्युत्क्रम कर दो, तो 2n1 इक्वल टू साइन आर बटे साइन आई। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, अर्थात I इक्वल टू आई थी, तब R बराबर 90 होगा, तो ये प्रतिस्थापन इसमें कर देते हैं, तो 2n1 इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन आई सी, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन साइन आई सी, बस हो गया ये। या 2n1 को मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, n मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस, या n इक्वल टू साइन आई सी, यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है, ठीक है। तो अगर आपको आता है ड्राइव करने के लिए, कल हमने इसका उपयोग किया था बार बार, तो आप लोगों को ये अब करते आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, इसमें इतना ही आपको करना था। अब चलिए अपने पास आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। अब हम इसके अनुप्रयोगों पर बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अब हम बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोगों पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो कौन से अनुप्रयोग हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो अपन को जानना चमक रहे हैं। तो सबसे पहले होता है हीरे का जगमगाना या हीरे का चमकना। तो हीरे का जगमगाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे हीरा क्यों जगमगाता है, तो आप लिख देना हीरे के जगमगाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, अब कैसे होता है, देखिए मान लीजिए हीरे की कोई एक स्ट्रक्चर अपन डायमंड वाले यहाँ से ले लेते हैं, ये हीरे का कोई टुकड़ा है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इसमें एंटर करती है,
तो प्रकाश कणाई ध्यान देना। अब यहाँ से विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, तो ये मान लीजिए इसका अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुकेगी तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा झुका देता हूँ दिखाने के लिए, इसको ऐसा चाहिए तो झुक गई, लेकिन तभी इस पृष्ठ पर आएगी तो इसका अभिलंब हो गया। अब देखो मजे की बात, इसका आपतन कोण है, एक क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, इसका आपतन कोण, क्रांतिक कोण हीरे के लिए कल पड़ा था लगभग 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री था, कल अपन ने टेबल पढ़ी थी उसकी, क्रांतिक कोण कितना था, 24.41 था कि नहीं था, तो एमएलएस को लगभग 24 मान लेते, 24 से ज्यादा पर आ जाती है, 24 से ज्यादा पर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णांतिक परावर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर मैंने अभिलंब खींचा तो फिर क्रांतिक कोण से कोण पर आई, तो यहाँ से फिर पूर्णांतिक परावर्तित हो गई, यहाँ से फिर पूर्णांतिक परावर्तित हो गई, फिर यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तित हो गई, फिर यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तित हुई, फिर हुई, इस प्रकार लगातार क्या होती है, अंदर पूर्णांतिक परावर्तित होती रहती है, ठीक है ना। और इससे फायदा क्या होता है, इससे पूरा हीरा जो है वो प्रकाश से भर जाता है, पूरा हीरा, तो हीरे में प्रकाश ट्रैप हो जाता है। अब क्या होता है कि जब प्रकाश इन कोरों पर आता है, इन कोरों पर, तब इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से इन पर आया वो, तो जिस स्थान पर इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कैसा होगा, कम होगा, वहां पर ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, इन कोरों से या उन जगहों से बाहर निकलेगा। इस प्रकार प्रकाश एक जगह से एंटर करता है लेकिन कई जगह से फूटकर बाहर निकलता है, इसलिए हीरा जगमगाता है। हीरे के जगमाने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। ये बात पर और इसका डिटेल आप अपने बुक से इसको थोड़ा और पढ़ लेना अगर चाहिए हो, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आता है मरीचिका दिखना, मरीचिका, अधोवर्ती ऊर्ध्ववर्ती मरीचिका। तो मरीचिका क्यों दिखती है, मरीचिका ये दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी अधोवर्ती, अधोवर्ती मरीचिका, अधोवर्ती, और एक होती हमारी ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती मरीचिका, दो प्रकार की होती है। ये दिखती है कहाँ पर, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, मरुस्थलों में, रेगिस्तान में, ठीक है ना। और ये वाली कहाँ दिखती है हमारी, ये वाली कहाँ दिखती है, यहाँ पर मैं जगह थोड़ा सा बना लूं, एक दिखती है ठंडे प्रदेशों में, तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेगिस्तान की दिखा देंगे, क्या ना, अधोवर्ती। यहाँ पर मान लीजिए ये एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में मान लीजिए ये थोड़ी देर को ऊपर मान लेते हैं कोई पेड़ लगा हुआ है खजूर का, है ना, ऐसा होता है उसमें, हाँ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है ना। अब रेगिस्तान में क्या होता है, गर्म होते हैं, ये अधोवर्ती दिखती है गर्मियों में, गर्मियों लिखना था विशेष तौर से, गर्मियों में, ये बारी दिखती है सर्दियों में, सर्दियों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रेत बहुत गर्म हो जाती है,